हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर आज आपके लिए क्लास 10th साइंस 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आज हम इसके एक अनिवार्य हिस्से यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिटेल में समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप सब रोज खाना तो खाते ही हैं ना, रोटी, दाल, चावल। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीज़ों के अंदर आखिर है क्या? ऐसा क्या है इस खाने में जो हमें काम करने की, सोचने की और खेलने की ताकत देता है? कैसे यही खाना हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में और टूटी-फूटी सेल्स को ठीक करने में यानी रिपेयर करने में मदद करता है? चलो, आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब एक शब्द में है, न्यूट्रिएंट्स। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। Nutrients, the essential substances in food that our body needs to get energy, build tissues, and regulate bodily functions. बिल्कुल, इसका सिंपल मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे खाने में होती हैं और इनके 3 मेन काम हैं। पहला, टू गेट एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करना। दूसरा, टू बिल्ड टिश्यूज़ मतलब हमारे शरीर को बनाना और रिपेयर करना। और तीसरा, टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस यानी बॉडी के सारे काम ठीक से चलते रहें, ये सुनिश्चित करना। अब देखो, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक ही क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, इसीलिए हम इनको 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ यानी ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और दूसरी तरफ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या छोटा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी ज़रूरत बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये होते बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। चलिए, सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट से शुरुआत करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। आप इनको बॉडी का प्राइमरी फ्यूल सोर्स समझ सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी तरह हमारी बॉडी को दौड़ने, कूदने या पढ़ाई पर फोकस करने के लिए जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए हम इन्हें इंस्टेंट एनर्जी गिवर्स कहते हैं। तो ये मिलते कहाँ से हैं? ये हमारे रोज के खाने में ही हैं। गेहूं यानी व्हीट जिससे रोटी बनती है, चावल यानी राइस, शक्कर यानी शुगर्स और दूध यानी मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब भी आप रोटी, भात या कोई मीठी चीज़ खाते हैं, आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर याद रखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1 gram of carbohydrate provides a body with 4 kilocalories of energy. हाँ, 4 किलो कैलोरीज। ये किलो कैलोरी शब्द सुनकर घबराना नहीं है, ये बस एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे वेट को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही फूड एनर्जी को किलो कैलोरी में। तो आसान भाषा में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सिंपल। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है और तोड़कर उन्हें उनके सबसे सिंपल फॉर्म में ले आता है, जिसे कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है, मुख्य ईंधन। हमारे शरीर के करोड़ों सेल्स सब ग्लूकोज पर ही चलते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ग्लूकोज में एनर्जी बंद होती है, ट्रैप्ड होती है। उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। पता है वो चिंगारी क्या है? वो है ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स में ग्लूकोज से मिलता है, तब जाकर वो एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम यूज कर पाते हैं। तो देखा आपने, खाने और सांस लेने में कितना गहरा कनेक्शन है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के फ्यूल हैं, तो फिर बॉडी का इंजन, उसकी पूरी मशीन किस चीज से बनती है? इसके लिए आते हैं हमारे अगले न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स। थोड़ी देर के लिए एनर्जी को भूल जाइए। प्रोटीन्स हमारे शरीर के मास्टर बिल्डर्स हैं। आपके शरीर का हर हिस्सा उसको बनाने में, मेंटेन करने में और रिपेयर करने में प्रोटीन्स का हाथ है। प्रोटीन का सफर बड़ा मजेदार है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझें। स्टेप 1, वी ईट प्रोटीन्स, जैसे कि दाल या अंडे। फिर जब ये प्रोटीन पेट में जाता है तो डाइजेशन इसको तोड़ देता है। स्टेप 2, डाइजेशन ब्रेक्स them into smaller building blocks called amino acids। बिल्कुल, ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब हमारा खून यानी ब्लड एक डिलीवरी सर्विस का काम करता है। स्टेप 3, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स these amino acids to every single cell। और आखिर में हमारे सेल्स इन अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 4,
Cells use them to build new, specific proteins they need to function. Exactly. जैसे आप अलग अलग रंग के लेगो ब्लॉक्स जोड़कर कुछ नया बनाते हो, वैसे ही हमारे सेल्स इन अमीनो एसिड्स को जोड़कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं ये प्रोटीन्स? चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन का जो रंग है वो एक प्रोटीन मेलानिन की वजह से है, और आपके सर के बाल वो भी एक प्रोटीन से बने हैं जिसका नाम है केराटिन। अब आते हैं हड्डियों पर। आप सोचते होंगे कि हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से बनती हैं। नहीं, उनके अंदर एक प्रोटीन का लचीला ढांचा होता है जिसे ऑसिन कहते हैं। यही उन्हें मजबूती देता है और उन्हें आसानी से टूटने से बचाता है। हमारी खून के अंदर भी प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से यानी लंग्स से पूरी बॉडी तक ले जाता है, और हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स एंटीबॉडीज जो बीमारियों से लड़ते हैं वो भी स्पेशल प्रोटीन्स ही होते हैं। आप जो भी मूवमेंट करते हैं, चलना, उठना, बैठना, ये सब आपके मसल्स की वजह से है। और मसल्स के अंदर दो धागे जैसे प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम मूव कर पाते हैं। और आखिर में प्रोटीन्स मैसेंजर्स और हेल्पर्स का भी काम करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स जैसे इंसुलिन जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है वो प्रोटीन है, और एंजाइम्स जो बॉडी के हर केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं वो भी सबके सब प्रोटीन्स ही हैं। तो देखा, प्रोटीन्स हर जगह हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ, फैट्स। फैट्स को लेकर लोग अक्सर गलत सोचते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बॉडी के लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व हैं, मतलब हमारा बैकअप फ्यूल टैंक। जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं तब बॉडी फैट से एनर्जी लेती है, पर इसके अलावा ये एक ज़रूरी प्रोटेक्टर का भी काम करते हैं। तो केमिकली फैट्स क्या हैं? इसकी डेफिनेशन देखिए। Fats are substances formed by a chemical bond between fatty acids in an alcohol, generally glycerol. Correct. जब हम फैट्स खाते हैं तो डाइजेशन उन्हें वापस फैटी एसिड्स और अल्कोहल में तोड़ देता है। फिर बॉडी इन पार्ट्स को अलग अलग कामों के लिए यूज करती है। फैट्स का काम सिर्फ एनर्जी स्टोर करना नहीं है, उसके दूसरे काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके शरीर के हर एक सेल की जो बाहरी दीवार होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो फैट से बनती है। कई ज़रूरी हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वो भी फैट से ही बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी नर्व्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो भी फैट से बनती है ताकि ब्रेन के सिग्नल्स तेज़ी से ट्रैवल कर सकें। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हो गए, अब बात करते हैं द हेल्पर्स की, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इसमें आते हैं विटामिन्स और पानी। जैसा हमने पहले कहा, इनकी ज़रूरत बहुत कम क्वांटिटी में होती है, पर इनके बिना बॉडी के सारे प्रोसेसेस ठीक से काम ही नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी सहायक है। विटामिन्स को भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये हैं ए, डी, ई और के। जैसा नाम से पता चलता है, ये फैट में डिसॉल्व होते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते और हमें इन्हें रोज अपने खाने से लेना पड़ता है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, पानी यानी वाटर। हमारी बॉडी का लगभग 70% हिस्सा पानी है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस पानी के अंदर ही होते हैं। पानी वो मीडियम है। अगर पानी की कमी हो जाए यानी डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा? चलो आखिर में सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। आपकी प्लेट का खाना सीधे सीधे आपकी बॉडी की हेल्थ से जुड़ा है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एनर्जी, प्रोटीन्स करते हैं बिल्डिंग और रिपेयर का काम, फैट्स का काम है स्टोरेज और बॉडी को स्ट्रक्चर देना, और विटामिन्स सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल सही, ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। तो जब आप जान गए हैं कि आपके खाने के अंदर क्या क्या है और हर चीज़ का क्या इम्पोर्टेंट काम है, तो अगली बार जब आप खाने बैठें तो 1 सेकंड के लिए सोचना, अपनी प्लेट को देखो और खुद से पूछो, आज मैं अपनी बॉडी को क्या फ्यूल दे रहा हूँ, क्या बिल्ड कर रहा हूँ? क्या मेरी प्लेट में वो सब कुछ है जो मेरी बॉडी को ठीक से चलने के लिए चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। इस लेक्चर के नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हैं उसका आगे क्या होता है? ये सिर्फ डाइजेशन की बात नहीं है। आज हम उस अमेजिंग मॉलिक्यूलर प्रोसेस को समझेंगे जो एक सिंपल मील को उस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे हमारा हर काम, हर सोच और हर एक दिल की धड़कन चलती है। हम एनर्जी के सफर को फॉलो करेंगे, फ्रॉम फूड टू फ्यूल। जरा सोचिए इसके बारे में। जो चपाती आपने लंच में खाई थी, उससे आपको शाम में खेलने की एनर्जी कैसे मिलती है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर लाखों करोड़ों बार हो रहा है। ये एक जर्नी है, आपके प्लेट से लेकर आपके सेल के पावर हाउस तक। और आज हम इसी रास्ते को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे एक 3 एक्ट प्ले की तरह स्ट्रक्चर किया है। सबसे पहले हम मिलेंगे उस स्पेशल करेंसी से जिसे हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज करती है। फिर हम देखेंगे 3 मेन एक्ट्स। पहला स्प्लिट यानी ग्लाइकोलाइसिस, फिर एनर्जी व्हील यानी क्रेब साइकिल, और आखिर में फाइनल कैश इन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। और फिनाले में हम फाइनल हिसाब करेंगे कि आखिर में टोटल कितनी एनर्जी बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो इसमें डाइव इन करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन समझने से पहले हमें एनर्जी करेंसी को समझना होगा। जैसे हमारी इकोनॉमी पैसों पर चलती है, वैसे ही हमारे सेल्स एक स्पेशल मॉलिक्यूलर करेंसी पर चलते हैं अपने सारे काम करने के लिए। और ये करेंसी कुछ अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में आती है। हमारी बॉडी के एनर्जी सिस्टम में 2 तरह की करेंसी होती है। पहला है डायरेक्ट एनर्जी, जिसे आप रेडी कैश समझ सकते हैं। यह है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह सेल की इंस्टेंट एनर्जी करेंसी है जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है इनडायरेक्ट एनर्जी, जो एक हाई वैल्यू बैंक चेक की तरह है। ये मॉलिक्यूल्स हैं NADH2 और FADH2। इनमें बहुत एनर्जी होती है, लेकिन इन्हें पहले एक सेल्यूलर बैंक में ले जाकर यूजेबल कैश यानी ATP में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब इन चेक्स की कन्वर्जन वैल्यू क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जब कैश होता है तो उससे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी एक NADH2 मॉलिक्यूल बनाती है, इसका मतलब उसने 3 ATP के बराबर एनर्जी बाद में यूज करने के लिए बैंक में जमा कर दी। बिल्कुल वैसे ही हमारा दूसरा चेक FADH2 यानी फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की वैल्यू थोड़ी अलग है। जब एक FADH2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। तो ये दोनों नंबर्स याद रखिएगा। NADH2 से मिलेंगे 3 ATP और FADH2 से मिलेंगे 2 ATP। ये आगे फाइनल कैलकुलेशन में बहुत काम आए। ऑलराइट, तो चलिए हमारी एनर्जी स्टोरी का एक्ट 1 शुरू करते हैं। इस पहले स्टेज का नाम है ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर नहीं होता। ये होता है सेल के मेन फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। So what exactly is glycolysis? Glycolysis is the process where one 6-carbon molecule of glucose is broken down into 2 3-carbon molecules of pyruvic acid. This occurs in the cell's cytoplasm. देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, हमारा शुगर मॉलिक्यूल, और लाइसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट या तोड़ना। तो ग्लाइकोलिसिस का सीधा सा मतलब हुआ ग्लूकोज का टूटना। इस प्रोसेस में एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसान भाषा में बीच से टूट जाता है और उससे 2 छोटे 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनका नाम है पायरुविक एसिड। तो इस पहले एक्ट से हमें नेट क्या मिला? चलो इसका हिसाब देखते हैं। हमें मिले 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के, जो अब अगले स्टेज में जाएंगे। और एनर्जी की बात करें तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिले रेडी कैश के फॉर्म में, और साथ ही हमने 2 हाई वैल्यू NADH2 चेक्स भी कलेक्ट किए हैं जिनको हम बाद में कैश कराएंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस तो हो गया साइटोप्लाज्म में, लेकिन अगला जो बड़ा स्टेज है वो होता है सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर। अब जो पायरुविक एसिड हमने बनाया वो ऐसे ही सीधे अंदर नहीं जा सकता, उसको एक तरह का गेट पास चाहिए। यहाँ पे एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी इंटरमीडिएट स्टेप आता है, द ब्रिज रिएक्शन। ये ब्रिज रिएक्शन काफ़ी सिंपल है। जो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हमने ग्लाइकोलिसिस में बनाए थे, उनको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, उन्हें एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A या शॉर्ट में एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए ही वो गेट पास है जो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर मेन इवेंट के लिए एंट्री देता है। इस छोटे से कन्वर्जन स्टेप में भी हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ कोई डायरेक्ट ATP तो नहीं मिलता, लेकिन हम अपने अकाउंट के लिए 2 और NADH2 चेक्स कलेक्ट कर लेते हैं
और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। ये वही CO2 है जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। अब जब हमारे एसिटिल कोवे को पास मिल गया है और वो माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर कर चुका है, हम एक्ट 2 के लिए तैयार हैं, द क्रिब्स साइकिल। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का असली हार्ट है। इसे एनर्जी व्हील भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शंस की एक सीरीज है जो गोल गोल एक कंटिन्यूस लूप में चलती रहती है और एनर्जी निकालती रहती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस साइकिल का नाम इसके डिस्कवरर नोबेल लॉरिएट सर हैंस क्रेब्स के नाम पर रखा गया है। The purpose of this cycle is to completely oxidize or dismantle the acetyl group from acetyl-CoA to release all the stored energy within its chemical bonds. मतलब इसका मकसद सिंपल है, acetyl-CoA को पूरी तरह से तोड़ना ताकि उसके केमिकल बॉन्ड्स में छुपी हुई एनर्जी का एक एक कतरा निचोड़ लिया जाए। तो इस एनर्जी व्हील से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें असली जैकपॉट लगता है। 2 एसिटिल कोए मॉलिक्यूल से हमें थोड़ा सा डायरेक्ट कैश मिलता है, सिर्फ 2 ATP। लेकिन असली नाम तो चेक्स में है। हमें मिलते हैं पूरे 6 NADH2 चेक्स और पहली बार 2 FADH2 चेक्स। ये इनडायरेक्ट एनर्जी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और अब हम अपनी कहानी के ग्रैंड फिनाले पर आ गए हैं, एक्ट 3, कैशिंग द चेक्स। अब तक पिछले सारे स्टेजेस से हमने बहुत सारे हाई एनर्जी NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स जमा कर लिए हैं। अब आखिरकार वक्त आ गया है कि इन सबको बैंक ले जाकर यूजेबल ATP कैश में कन्वर्ट करवाया जाए। और ये होता है आखिरी स्टेज में, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन यानी ETC। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। यहाँ हमारे जमा किए हुए सारे NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स आते हैं और अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोटीन की चेन से गुजारे जाते हैं, जैसे एक करंट पास हो रहा हो। और इस चेन के आखिर में कौन वेट कर रहा है? ऑक्सीजन। बच्चों, यही ऑक्सीजन का सबसे क्रिटिकल रोल है। वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को चेन के थ्रू खींचना, जिससे एक प्रोसेस चलता है और ढेर सारा ATP बनता है। और फाइनल बाय प्रोडक्ट सिंपल पानी यानी H2O। तो हमारा पूरा सफर अब कंप्लीट हो चुका है। जो ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर कर लिया गया है। अब वक्त है फाइनल हिसाब किताब का। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो हमने शुरू में लिया था, हमने टोटल कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, इस हिसाब को ध्यान से करते हैं। ग्लाइकोलिसिस से हमें मिले 2 ATP डायरेक्टली और 2 NADH2 जिनको कैश करने पर मिले 6 ATP, तो टोटल हो गया 8। ठीक है, फिर ब्रिज रिएक्शन से हमें मिले 2 NADH2 जिनकी कीमत है 6 ATP। और फिर आया सबसे बड़ा प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। उसने दिए 2 डायरेक्ट ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2। अब देखो, 6 NADH2 से बनेंगे 18 ATP और 2 FADH2 से बनेंगे 4 ATP। तो ये हुए 22 कन्वर्टेड ATP प्लस 2 डायरेक्ट वाले, मतलब 24 ATP अकेले क्रेब्स साइकिल से। तो अब सबको जोड़ते हैं, 8 + 6 + 24, ग्रैंड टोटल हुआ 38 ATP। एंड दैट फाइनल नंबर इज 38 ATP। और ये फाइनल नंबर हमारी सेल्यूलर मशीनरी की जबरदस्त एफिशिएंसी दिखाता है। एक छोटा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पूरी तरह प्रोसेस होता है तो हमारे सेल्स को 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे सकता है। यही वो यूनिवर्सल एनर्जी है जिससे हमारा हर एक काम चलता है, दिमाग के न्यूरॉन्स के फायरिंग से लेकर एक मसल के सिंपल कॉन्ट्रैक्शन तक। तो आज हमने उस खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझा जो हमारी जिंदगी को पावर देता है और जिसकी शुरुआत एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल से होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर हर वक्त कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम कर रही है। और ये आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर ये प्रोसेस इतना ज़रूरी है तो क्या होता है जब ये नियर परफेक्ट सिस्टम फेल हो जाता है? इस पर ज़रूर सोचना। और ऐसे ही और हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर आज आपके लिए लाया हूं क्लास 10th साइंस 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले लेक्चर में हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा था कि कैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जाती है। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वी विल टॉक अबाउट द फाइनल फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी जिसे हम ATP कहते हैं। और फिर हम रेस्पिरेशन के 2 अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, एरोबिक और एनारोबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ATP। फिर हम देखेंगे कि ग्लूकोज के अलावा हमारी बॉडी दूसरे फूड्स जैसे फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी कैसे बनाती है।
उसके बाद हम रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप्स एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आखिर में वील सी सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एटीपी और इसका सबटाइटल है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे हम मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए पैसों का यानी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और सेल की एनर्जी करेंसी है एटीपी। कोई भी प्रोसेस हो, मसल कंट्रैक्शन हो, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हो या सेल में नए प्रोटीन्स बनाना हो, सबके लिए एटीपी ही लगता है। Let's look at the formal textbook definition. ATP, that is adenosine triphosphate, is an energy-carrying molecule found in the cells of all living things. It captures chemical energy from food and uses it to fuel other cellular processes. बच्चों, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। पहला, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। दूसरा, कैप्चर्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड, जो खाना हम खाते हैं उसकी एनर्जी को ये कैप्चर कर लेता है। और तीसरा, फ्यूल अदर सेल्यूलर प्रोसेसेस, फिर उसी एनर्जी से सेल के बाकी सारे काम चलाता है, बिल्कुल एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह। जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है और जब हम उसे यूज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी भी ऐसी एक बैटरी है। अब देखते हैं कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा है। एडेनोसिन बनता है 2 चीज़ों से। पहला है एडेनिन, विच इज़ अ नाइट्रोजीनस बेस, और दूसरा है राइबोस, विच इज़ अ 5 कार्बन शुगर। इन दोनों को मिलाकर बनता है एडेनोसिन। और फिर आता है ट्राइफॉस्फेट। यहाँ ट्राई का मतलब होता है 3। तो एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े होते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब सवाल यह है कि एनर्जी आखिर है कहाँ इस मॉलिक्यूल में। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द हाई एनर्जी बॉन्ड्स दैट कनेक्ट द फॉस्फेट ग्रुप्स। ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स एक लाइन में जुड़े हैं, इनके बीच के केमिकल बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी पैक्ट होती है। खास करके जो आखिरी 2 फॉस्फेट्स के बीच का बॉन्ड है वो एक हाई एनर्जी बॉन्ड कहलाता है। सारी एनर्जी उसी बॉन्ड में छुपी होती है। तो सेल इस एनर्जी को यूज कैसे करता है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो एटीपी के आखिरी फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे ही वो बॉन्ड टूटता है उसमें से ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और एटीपी बन जाता है एडीपी, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए, ट्राई से डाई हो गया, मतलब 3 से 2 फॉस्फेट रह गए, और जो टूटा हुआ फॉस्फेट ग्रुप है उसे हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द रिएक्शन इज सिंपल। ATP breaks down into ADP plus inorganic phosphate, releasing a lot of energy for the cell to use. चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, एनर्जी फ्रॉम अदर फूड्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बारे में था, लेकिन सोचिए क्या होता है जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाए। मान लीजिए आपने फास्टिंग की है या उपवास रखा है, तब बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? क्या बॉडी काम करना बंद कर देगी? नहीं, हमारी बॉडी के पास बैकअप प्लान्स होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो हमारी बॉडी अपने प्लान बी और प्लान सी का इस्तेमाल करती है। प्लान बी है लिपिड्स यानी फैट्स। बॉडी स्टोर्ड फैट्स को तोड़ना शुरू करती है जिससे फैटी एसिड्स बनते हैं, और अगर फैट्स भी कम पड़ जाएं तब लास्ट रिजॉर्ट में बॉडी प्लान सी यानी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करती है। प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन करने पर मिलते हैं अमाइनो एसिड्स। अब इन फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स से एनर्जी कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। देखिए, चाहे एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो या प्रोटीन्स हो, इन सब के ब्रेकडाउन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सबको एक कॉमन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कॉमन मॉलिक्यूल है एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी एसिटिल कोएंजाइम ए। बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरोविक एसिड बनता है और फिर पायरोविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। लिपिड से फैटी एसिड्स बनते हैं और उन्हें भी एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं और उन्हें भी एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। एक बार एसिटिल कोएंजाइम बन गया तो आगे का रास्ता सबके लिए सेम है। ये एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। तो ये एक सेंट्रल हब जैसा है जहां सारे रास्ते आकर मिलते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पर। इसमें हमारा पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एरो मतलब एयर यानी ऑक्सीजन। तो ये वो टाइप का रेस्पिरेशन है जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम इंसान और ज्यादातर जानवर और प्लांट्स इसी प्रोसेस से एनर्जी बनाते हैं। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ की फीचर्स को नोट कर लेते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट,
इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ये प्रोसेस नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तीसरा, इसकी वजह से इसमें हाई एनर्जी यील्ड होता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। चौथा, इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। और पांचवां, ये प्रोसेस ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो हाई एनर्जी यील्ड का मतलब कितना? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन से एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमें लगभग 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। 38 ATP। ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है जिससे हम बॉडी की सारी एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के दूसरे टाइप पर, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ प्रीफिक्स एन का मतलब होता है विदाउट, तो एनारोबिक मतलब विदाउट एयर या विदाउट ऑक्सीजन। ये वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कुछ बैक्टीरिया, वो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इवन हमारी बॉडी भी कभी कभी इसका इस्तेमाल करती है। आइए इन दोनों प्रोसेसेस को कंपेयर करके समझते हैं। पहला डिफरेंस, ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनारोबिक में एब्सेंट। दूसरा, ऑक्सीडेशन। एरोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता। और तीसरा और सबसे बड़ा डिफरेंस है एनर्जी यील्ड का। एरोबिक में हाई एनर्जी मिलती है, लगभग 38 ATP, लेकिन एनारोबिक में एनर्जी यील्ड बहुत लो होता है, सिर्फ 2 ATP। देखिए कितना बड़ा फर्क है। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 मेन स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल वैसा ही है जैसा एरोबिक रेस्पिरेशन में था। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटकर 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाता है। याद है ना, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये स्टेप दोनों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा स्टेप आता है फर्मेंटेशन। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए उसको आगे एक अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन है फर्मेंटेशन इन एक्शन। ग्लाइकोलिसिस से जो पाइरुविक एसिड बना, अब उसका क्या होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये पाइरुविक एसिड 2 अलग अलग रास्ते ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इन्हीं 2 रास्तों को हम कहते हैं द 2 पाथवेज ऑफ फर्मेंटेशन। ये 2 पाथवेज हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इनका मेन डिफरेंस है इनके एंड प्रोडक्ट में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, यानी अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये प्रोसेस यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दूसरी तरफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है सिर्फ लैक्टिक एसिड, इसमें CO2 नहीं बनता। ये प्रोसेस हमारे अपने मसल सेल्स में होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। एक चीज दोनों में कॉमन है, द एनर्जी यील्ड। दोनों ही प्रोसेसेस में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं तो उसमें ईस्ट डालते हैं। यीस्ट उस डो के शुगर पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इससे 2 चीजें बनती हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस के बबल्स जब डो में फंसते हैं तो उसकी वजह से ब्रेड फूलता है, यानी राइज होता है और स्पंजी बनता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है इथेनॉल, उसको ब्लूइंग इंडस्ट्री में बियर और वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सोचिए, ब्रेड और बियर दोनों एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नतीजा है। अब एक सवाल आपसे, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जोर से दौड़ते हैं तो आपके मसल्स में थकान और दर्द क्यों होने लगता है? कभी सोचा है? इसका जवाब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में छुपा है। होता क्या है कि जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स की एनर्जी डिमांड अचानक बढ़ जाती है। इतनी जल्दी हमारी ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन उन्हें पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में मसल सेल्स टेम्परेरीली एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी थोड़ी एनर्जी यानी 2 ATP मिलती रहे। इस एनारोबिक प्रोसेस में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है और फिर पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये लैक्टिक एसिड जब मसल्स में जमा होने लगता है तो उसके एक्यूमुलेशन की वजह से हमें मसल फटीग यानी थकान और क्रैम्प्स महसूस होते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाता है तब ये लैक्टिक एसिड वहां से क्लियर हो जाता है और हमें आराम मिलता है।
चलिए, अब तक जो भी हमने पढ़ा उसको एक टाइमलाइन से समराइज करते हैं। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, बॉडी स्टोर्ड लिपिड्स और प्रोटीन्स को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करके एनर्जी बनाती है। जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग या जॉगिंग, तब मसल्स को आराम से ऑक्सीजन मिलता है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके एफिशिएंटली 38 एटीपी बनाते हैं। लेकिन जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्प्रिंटिंग, तब ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाता है और मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच करके लैक्टिक एसिड और सिर्फ 2 एटीपी बनाते हैं। तो हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्सेज यूज करने का ऑर्डर क्या है, ये हमेशा याद रखिए। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। बॉडी सबसे पहले इसको यूज करती है। जब ये कम हो जाते हैं तब सेकेंडरी सोर्स यानी लिपिड्स, फैट्स का नंबर आता है। और जब ये दोनों ही अवेलेबल ना हो तब लास्ट रिजॉर्ट में बॉडी प्रोटीन्स को एनर्जी के लिए यूज करती है। तो आज के लेक्चर के की टेकअवेज क्या हैं? चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला, एटीपी सेल की रिचार्जेबल एनर्जी बैटरी है। दूसरा, सिर्फ ग्लूकोज नहीं, फैट्स और प्रोटीन्स भी हमारे सेल्स को फ्यूल दे सकते हैं। तीसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत एफिशिएंट है, 38 एटीपी देता है, लेकिन उसे ऑक्सीजन चाहिए। चौथा, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक फास्ट लो यील्ड बैकअप प्लान है जब ऑक्सीजन कम हो। और पांचवा, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ब्रेड से लेकर मसल क्रैम्प्स तक सब कुछ देता है। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन इतना इनएफिशिएंट है, सिर्फ 2 एटीपी देता है, तो एवोल्यूशन ने इस पुराने पैथवे को आज तक लगभग हर जीव में जिंदा क्यों रखा है? इसके बारे में जरूर सोचना। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन